आज हम लोग वर्ग 10वीं के बायोलॉजी के जो वीवीआई प्रश्न है उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न 1 में आते हैं। प्रश्न 1 में है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है, जबकि CO2 का उपयोग किया जाता है। यानी CO2 को ग्रहण करते हैं हम लोग, यानी CO2 को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ये याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण होता है या उपयोग होता है। दूसरा प्रश्न को देखेंगे कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो हम लोग पढ़े होंगे श्वसन 2 प्रकार के, एक श्वसन ऑक्सी श्वसन और दूसरा श्वसन होता है अनाक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जबकि अनाक्सी श्वसन होता है एक जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। यानी जिस श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो याद रखना है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा अधिक निकलती है, जबकि अनाक्सी श्वसन में ऊर्जा कम निकलता है। तीसरा प्रश्न पे आएंगे। तीसरा प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसके भाग है? तो ग्रहणी लगता है कि ग्रहणी ग्रहण करने का भाग है, लेकिन ग्रहणी जो भाग होता है ये छोटी आंत का भाग है। तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। हमको याद रखना कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक का नाम ग्रहणी है, दूसरा का नाम जेजुलम होता है और तीसरा का जो नाम है इलियम है। तो याद रखना कि छोटी आंत के ही भाग का नाम क्या है? ग्रहणी है। प्रश्न 4 पे आएंगे हम लोग कि मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है। तो मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है वो छोटी आंत होता है। छोटी आंत जिसकी लंबाई लगभग 6.25 या 6.5 मीटर के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग को याद रखना है, मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत की होती है, जिसकी लंबाई 6.25 मीटर या कह सकते हैं कि 6.5 मीटर होता है। इससे आगे प्रश्न 5 पे आएंगे। देखिए कि अमीबा भोजन ग्रहण करता है, यदि अमीबा जो है भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है। तो हम लोग को याद रखना अमीबा भोजन कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है, और ये कूटपाद पहले से नहीं होता है, बाद में जब भोजन इसके समक्ष आता है तो अमीबा कूटपाद का निर्माण करता है और इसी के सहारे वो भोजन को ग्रहण कर पाता है। याद रखना कि अमीबा भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। प्रश्न 6 पे आएंगे हम लोग, देखेंगे कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है। याद रखना है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा है। हम लोग याद रखेंगे कि आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग घेंघा कहते हैं। और ये आयोडीन किसमें पाया जाता है? तो हम लोग जानते होंगे कि आयोडीन नमक में पाया जाता है और नमक में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि ये घेंघा रोग नहीं हो। प्रश्न 7 में देखेंगे कि प्रश्न 7 क्या है। तो इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है। हम लोग याद रखेंगे इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है मधुमेह, जिसे हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं। तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो हम लोग को याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। प्रश्न 8 में आएंगे, पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो पाइरुवेट का जो विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। प्रश्न 9 पे आते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, यह भी प्रश्न परीक्षा में मैक्सिमम बार पूछा गया है और ज्यादा पूछने की संभावना भी है। इस तरीके से इस प्रश्न को भी हम लोग निश्चित तौर पे याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है, या जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। प्रश्न 10 में आएंगे
देखेंगे रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र जो पत्तियां में पाया जाता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके पत्तियां में रंध्र या जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं ये पाया जाता है। और स्टोमेटा का जो मुख्य काम है वो गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय का अर्थ हुआ गैसों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण और ऑक्सीजन का निष्कासन वो रंध्र की सहायता से होता है। साथ ही वाष्पोत्सर्जन कार्य में भी यह रंध्र भूमिका निभाता है। वाष्पोत्सर्जन का अर्थ हुआ कि वाष्प के रूप में उत्सर्जन, तो पत्तियां के रंध्र के द्वारा ही वाष्प का उत्सर्जन होता है। प्रश्न 11 में आएंगे। 11 में है मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। हम लोग को याद रखना है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, जितने भी हरे पौधे हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, या कह सकते हैं क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और हम लोग को यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है कि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रश्न 12 पे आएंगे। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त को ही हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं, यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला हो वह रक्त ही शुद्ध रक्त होता है। तो ऑक्सीजनित रक्त या शुद्ध जो रक्त है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो याद रखना कि धमनियां, जितने भी धमनियां होता है वो धमनियां हृदय से शरीर के जितने भी भाग हैं वहां तक शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता है। हम लोग याद रखेंगे कि शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये धमनियां करता है। इसके अलावा है अशुद्ध रक्त, तो जो रक्त जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो वैसे रक्त को शरीर से हृदय तक, शरीर के जितने भी भाग हैं उस भाग से हृदय तक पहुंचाने का जो कार्य करता है उसे हम लोग शिरा कहते हैं या शिराएं कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त को शरीर के जितने भी भाग हैं उन सारे सभी भागों से हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम कौन करता है, याद रखना हमें शिरा करता है। यानी शुद्ध रक्त को धमनियां, जबकि अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम शिरा का होता है। आगे आएंगे प्रश्न 14 में देखेंगे कि मनुष्य का समान रक्त दाब क्या है। रक्त दाब या कह सकते हैं ब्लड प्रेशर, या इसे हम लोग अन्य नाम रक्तचाप भी कहते हैं, तो वो क्या होता है। यह भी लगभग सभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। 120/80, 120/80 यह मनुष्य का समान रक्त दाब होता है। इससे आगे आएंगे 15 प्रश्न में कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को ही वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। प्रश्न 16 में आते हैं। प्रश्न 16 को देखेंगे कि हार्मोन स्रावित होता है। तो शरीर में दो तरह के ग्रंथि पाए जाते हैं, एक बाह्य अस्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हार्मोन का जो स्राव होता है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। प्रश्न 17 में आएंगे, हम लोग देखेंगे कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से CO और NH3 बनता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 जिसे हम लोग अमोनिया कहते हैं। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया बनता है। प्रश्न 18 में आएंगे, देखेंगे कि रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करता है। रक्त को थक्का बनने में यानी रक्त को जमने में रक्त बिंबाणु मदद करता है। रक्त को थक्का बनने में रक्त बिंबाणु मदद करता है। प्रश्न 19 में आएंगे कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है। हम लोग को निश्चित तौर पे यह आसान प्रश्न है। तो जितने भी वयस्क मनुष्य हैं उसमें 32 दांत पाए जाते हैं, जबकि
यहाँ पे पूछा जाए कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक का नाम होता है कृंतक जो काटने का काम करता है, दूसरा रदनक जो फाड़ने का काम करता है, तीसरे प्रकार का जो होता है चवर्णक जो चबाने और पीसने का काम करता है, और चौथे प्रकार का जो होता है वो अग्रचवर्णक। यानी मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यदि प्रकार पूछा जाए तो 4 होगा, जबकि कुल दांत जो होते हैं वो 32 होता है। प्रश्न 20 में आएंगे, देखेंगे पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, यानी फ्लोएम का पादप में, या पादप मतलब पेड़ पौधे में क्या कार्य है, तो भोजन का संवहन करता है, यानी भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का ही होता है। याद रखना है कि फ्लोएम पौधे में क्या कार्य करता है, तो भोजन को पौधे के जितने भी भाग हैं वहां तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का ही होता है। प्रश्न 21 में आएंगे, देखिए पत्तियां को मुरझाने वाले हार्मोन कौन है, तो पत्तियां को जो मुरझाने में मदद करता है उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड, या कह सकते हैं एब्सिसिक अम्ल। तो पत्तियां को मुरझाने वाला हार्मोन एब्सिसिक अम्ल होता है। प्रश्न 22 में आएंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादप में जाइलम का क्या कार्य है, तो हम लोग को याद रखना है वो जल संवहन का काम करता है, यानी पौधे में जल पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में ये जाइलम उत्तरदायी है, यानी जाइलम का कार्य है पौधे में जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। प्रश्न 23 पे आएंगे, प्रश्न है अलैंगिक जनन का विधि कौन है, तो मुकुलन भी अलैंगिक जनन है, द्विखंडन भी अलैंगिक जनन है, और विखंडन भी अलैंगिक जनन की ही विधि है। याद रखना है मुकुलन भी अलैंगिक जनन है, यानी जनन के लिए इसमें कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। द्विखंडन में भी जनन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, नहीं और विखंडन में। इस तरीके से ये तीनों जो है विखंडन हो, मुकुलन हो और द्विखंडन हो, ये तीनों अलैंगिक जनन के विधि हैं। प्रश्न 24 पे आएंगे, मानव पुरुष जनन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखेंगे 3 है, एक शिश्न, वृषण और शुक्राणु। ये तीनों के तीनों मानव पुरुष जनन तंत्र के भाग हैं। मनुष्य में वृषण कितने पाए जाते हैं, तो याद रखना है एक जोड़ी, या कह सकते हैं दो वृषण पाए जाते हैं, जहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रश्न 25 पे आएंगे, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं, याद रखना पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं समजात होते हैं। प्रश्न 26 पे आएंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण भी इसे कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, या स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, और ये किस में होता है, तो खास तौर पे केवल हरे पौधों में होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या, ये 4 चीज की आवश्यकता होती है। एक जल है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा क्लोरोफिल है, और चौथा सूर्य का प्रकाश है। प्रश्न 27 में आएंगे, देखेंगे परागकोश में होता है, यानी परागकोश में क्या होता है, परागकोश में परागकण होता है। परागकोश में परागकण पाया जाता है। इसके अलावा प्रश्न 28 प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। याद रखना है अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नालिका में होता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टोटली 28 प्रश्न का व्याख्या किए हैं। इसी तरीके से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित और भी प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।